जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 60। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा जैसे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख 60, तो जिन पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख अलग से अनुच्छेदों में है उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। जिनका उल्लेख अनुच्छेदों में नहीं है उसका उन संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी शपथ का उल्लेख कहां पर है? आपके अनुसूची 3 में। ये उदाहरण अपन ने लिया। फिर इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली अनुसूची का अध्ययन करते हैं। अनुसूची 3 अपन ने अभी तक पढ़ी है दोस्तों। अपन आगे पढ़ेंगे अनुसूची 4th, अनुसूची 4th, चौथी अनुसूची। और चौथी अनुसूची को अध्ययन करेंगे उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं दोस्तों। आपने संसद के बारे में पढ़ा होगा। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा आपको पता है निम्न सदन है और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। तो इस राज्यसभा की, न कि दोस्तों लोकसभा की बात हो रही है, यहां पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? राज्यसभा की। राज्यसभा के अंदर जो निर्वाचित सीटें हैं, जो इसकी निर्वाचित क्या है? सीटें। जैसा कि आप लोगों को पता है राज्यसभा की वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 545। उसमें से 12 तो क्या है? मनोनीत। और बच गए कितने दोस्तों? बच गए कितने? 533। ये क्या है दोस्तों? ये है सदस्य निर्वाचित, यानी 533 सदस्य निर्वाचित होते हैं। जो निर्वाचित सीटें हैं, कौन कौन से राज्यों में कितनी सीटें हैं, उन सीटों का प्रावधान या उल्लेख कौन सी अनुसूची में दोस्तों? अनुसूची 4 में। यानी राज्यसभा की निर्वाचित सीटों का अलग अलग क्षेत्र वाइज या राज्य वाइज सीटों का जो आवंटन है, उस आवंटन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? अनुसूची 4 में। यह आपको ध्यान में रखना। अनुसूची 4 में आपको क्या ध्यान में रखना है? मैं आपके नीचे लैंग्वेज लिख देता हूं, आपको ये लैंग्वेज उतारनी है। राज्यसभा की निर्वाचित सीटों का राज्यों में आवंटन। राज्यों में क्या होगा दोस्तों? आवंटन। राज्यसभा की निर्वाचित सीटों का राज्यों में आवंटन। ये आपकी कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? अनुसूची 4 में। ठीक है प्यारे मित्रों, ये ध्यान में रखना आपको। फिर इसी कड़ी में आगे बढ़े। अनुसूची 5 क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अनुसूची 5, 5वीं अनुसूची। तो दोस्तों अभी तक अपन ने कितनी अनुसूचियां पढ़ी हैं? 4। मूल संविधान में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। जो अनुसूची 4 है वो अपन ने अभी अध्ययन करने के बाद अपन 5वीं अनुसूची की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 5वीं अनुसूची में आपको ध्यान में रखना दोस्तों, क्या वो लैंग्वेज में पहले लिख देता हूं। अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन एवं नियंत्रण, का प्रशासन एवं नियंत्रण। देखना दोस्तों, अपन आगे बढ़ेंगे अनुसूची 6, उसमें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति जो एसटी जिसे आप बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रशासन एवं नियंत्रण। दोस्तों जब अपने देश का संविधान निर्माण हो रहा था उस समय जयपाल सिंह जैसे नाम के व्यक्तियों ने अनुसूचित जनजातियों के से संबंधित कई सारे मुद्दे संविधान निर्मात्री सभा में उठाए थे। और आप लोगों को पता है कि अनुसूचित जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियों की दयनीय स्थिति भी थी उस समय, और आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को
अच्छा बेहतर बनाने के लिए, उनको कुछ अलग से लाभ देने के लिए अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित बातों का उल्लेख है। तो दोस्तों अपन इसको समझने के लिए उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे राजस्थान का टीएसपी जो क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र में राजस्थान में अनुसूचित जनजातियां निवास करती है, तो वहां पर जो टीएसपी में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से बातें जो लिखी हुई है वो अनुसूची 5 के प्रावधान के अंतर्गत ही दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि तो फिर अनुसूची 6 में क्या है। तो अनुसूची 6 थोड़ी अलग है दोस्तों। अनुसूची जो आपके है कौन सी दोस्तों 6, उसमें क्या है, उसमें पर्टिकुलर अलग से स्टेट दे रखे हैं, जैसे असम, असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। क्या है दोस्तों, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हो आप दोस्तों। अमी, मैत्री, ऐसे असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा। अमी मैत्री, ये नहीं दोस्तों, अमी मैत्री ट्रिक भले आपको याद हो या नहीं हो, अनुसूची 6 क्या कहना चाहती है। अनुसूची 6 के अंतर्गत जो मेन बातें हैं वो आपको क्या समझनी है कि यहां केवल असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा, कितने स्टेट है दोस्तों, इन 4 स्टेट के अंतर्गत जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है दोस्तों, जो अनुसूचित जनजाति है, उस अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है दोस्तों, इनके प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख अनुसूची 6 में। अनुसूची 5 और 6 को समझना। अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण, यानी यहां पर कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, लेकिन यहां स्टेट दे रखे हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा। आगे अपन दोस्तों त्रिपुरा इनकी जनजातियों का प्रशासन नियंत्रण, आगे अपन जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो वहां पर भी अपन देखेंगे कि जो विशेष राज्य है उनके राज्यपालों को दूसरे राज्यों की तुलना में कुछ विशेष अन्य शक्तियां भी दे रखी दोस्तों। तो इसी प्रकार यहाँ पर असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा, इनकी जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख अनुसूची 6 में। तो अपन ने अभी तक अनुसूचियां 6 पढ़ी। मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों, 8। अभी आगे बढ़ते हैं वापिस इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अनुसूची 7, अनुसूची 7, अनुसूची 7 में किसका उल्लेख है ये ध्यान में रखना है। अनुसूची 7 में आपको सीधा सा क्या ध्यान में रखना दोस्तों, एक परिवार में 7 भाई थे और 7 भाई अलग अलग हुए और अलग अलग होते ही उनकी शक्तियों का क्या हो गया, बंटवारा। शक्तियों का क्या हो गया, बंटवारा। यानी प्यारे मित्रों दोस्तों यहाँ पर शक्तियों का क्या है, बंटवारा। यानी अपन ने तात्पर्य मेरे के कहने का ये है कि अपन ने कल ही पढ़ा था संघ, जैसे अपन ने पढ़ा था कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो भारत में संघीय शासन प्रणाली है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, भारत में संघीय शासन प्रणाली है, न कि एकात्मक शासन प्रणाली। और जहां संघीय शासन प्रणाली है वहां दोस्तों शक्तियां जो है वो शक्तियां भारत में विचित्र प्रकार से विघटित है। वैसे संघात्मक शासन प्रणाली होने के कारण राज्यों व केंद्र में शक्तियों का विभाजन होता है। राज्यों व केंद्र में शक्तियों का क्या होता है दोस्तों, विभाजन। मैंने कल ही आपको पढ़ाया कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को कौन से देश से ग्रहण किया है, एक बार वापस बता देता हूं। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को कहां से ग्रहण किया दोस्तों, कनाडा से। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कनाडा की तरह भारत में भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है। कैसे दोस्तों समझना, जैसे अपन ने अभी पढ़ा है कि भारत में संघीय शासन है
और संघीय शासन प्रणाली है, और 7वीं अनुसूची इसका उल्लेख कर रही है, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का क्या है बंटवारा, जैसे 3 प्रकार से कैसे समझना, नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 है आपके समवर्ती सूची। मैं समवर्ती सूची लिख रहा हूं, तब तक आप लोग मुझे एक बार वापस बताओ समवर्ती सूची कौन से देश के संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया। कौन से देश के संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में विषय कितने हैं? 97। लेकिन अगर आपसे पूछ ले गणना की दृष्टि से कितने हैं? 100। गणना की दृष्टि से कितने हैं मित्रों? 100। वैसे विषय कितने हैं? 97। राज्य सूची में विषय कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में विषय कितने हैं? 52। इस तरह शक्तियों का क्या कर रखा है बंटवारा। जैसे समझना कैसे दोस्तों, भारत की जो संसद है, भारत की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो व्यवस्थापिका है संसद, संसद किन पर कानून बनाएगी? संघ सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद क्या बनाएगी दोस्तों? कानून बनाएगी। तो समझना दोस्तों, संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना रही। तो संघ सूची में ऐसे कौन से विषय हैं जो राज्य सरकारों को या राज्य सूची में नहीं है, या ऐसे विषयों पर राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती है? तो समझना दोस्तों, जैसे रेलवे, सेना, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, इन पर कानून कौन नहीं बना सकती है? राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती है। समवर्ती सूची ऐसी है जैसे शिक्षा, जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। राज्य सूची का उदाहरण एवं पुलिस। ठीक है दोस्तों, समझना 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है। 7 भाई थे, सातों अलग अलग होते ही शक्तियों का विभाजन हो गया 3 प्रकार से, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय, फर्स्ट पीरियड पॉलिटिकल साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई सारी बुकें 100 बताएगी, लेकिन वहां पर गणना की दृष्टि से 100 है। यहाँ पर राज्य सूची में कितनी है? 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनमें उन विषयों पर दोनों प्रकार की सरकारें क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। चलो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, और अनुसूची 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 8। ध्यान रखना दोस्तों, अनुसूची 8 में किसका उल्लेख है दोस्तों? भाषाओं का उल्लेख। किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। और आपको क्या ध्यान में रखना दोस्तों, मूल संविधान में, कौन से संविधान में दोस्तों? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों? तो मूल संविधान में भाषाएं जो थी 14। बाद में जुड़ी एक सिंधी, बाद में कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी। फिर बाद में जुड़ी नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, और फिर जुड़ी कोंकणी, फिर सैंथाली, मैथिली, बोडो व डोगरी। टोटल इसमें अभी वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? आपको इसमें ध्यान में रखना है, 22 भाषाएं वर्तमान में है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। ठीक, जैसे आपसे पूछ रहे कि क्या भोजपुरी है, तो नहीं है। जैसे आपको ध्यान में रखना, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, मोटे मोटे बता देता हूँ, अंग्रेजी का इसमें उल्लेख नहीं है, पंजाबी, ये ध्यान में रखना, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी, उड़िया, बंगाली, असमिया, ये भाषाएं जो है आपकी वो किसमें शामिल है? 8वीं अनुसूची में शामिल है। सिंधी बाद में जुड़ी, फिर उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी, और फिर सैंथली, मैथिली और बोडो डोगरी जुड़ी। ठीक है दोस्तों, 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में दोस्तों। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, अनुसूची 9। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? मूल संविधान की 8वीं अनुसूची कंप्लीट होगी। अब अपन पढ़ रहे हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? 2 बातें ध्यान में रखनी। एक तो ये प्रथम संविधान संशोधन, क्या ध्यान में रखना है? प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। ठीक है दोस्तों,
इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान में रखना दोस्तों, पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इसमें क्या है? इसमें भूमि से संबंधित कानून है, भूमि से संबंधित कानून, ये ध्यान में रखना दोस्तों। 9वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है? 9वीं अनुसूची में भूमि से संबंधित कानून है। 9वीं अनुसूची बाद में जुड़ी, प्रथम संविधान संशोधन से जुड़ी, 1951 में जुड़ी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची पढ़ेंगे? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है दोस्तों? दल बदल, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा तथ्य दल बदल। और एक और इंपोर्टेंट तथ्य इसमें क्या ध्यान रखना दोस्तों? 52वें संविधान संशोधन 1985, 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन हुआ कब? 1985 में। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रधानमंत्री के बारे में, तो ध्यान रखना दोस्तों, राजीव गांधी। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय संविधान में एक अच्छा संशोधन हुआ। दल बदल पर क्या लगी? दल बदल पर रोक लगी। दल बदल पर क्या लगाएगी दोस्तों? रोक। क्योंकि उस समय 1985 के समय सबसे बड़ी समस्या आ रही कि जीतने के बाद प्रतिनिधि दल बदल कर देता था, तो दल बदल पर रोक लगाई गई 10वीं अनुसूची। और ध्यान में रखना दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन 2003 में इस कानून को और जटिल बनाया गया दोस्तों। इस कानून को क्या बनाया गया? जटिल। और यहाँ पर प्रावधान किया गया 2/3 का। यानी यहाँ 2/3 का क्या प्रावधान था दोस्तों? सुनना कि अगर कोई दल या अगर किसी दल के प्रतिनिधि जीतने के बाद 2/3 प्रतिनिधि अगर एक साथ दल बदल कर लेते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, और 2/3 से कम करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू होता है तथा उनकी सदन से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो यह है दोस्तों 10वीं अनुसूची। फिर आ जाओ दोस्तों 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची दोस्तों? 11वीं। और 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है दोस्तों? पंचायती राज का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन। और फिर आ जाओ 73वां संविधान संशोधन 1992। फिर आ जाओ 12वीं अनुसूची, अनुसूची 12वीं। इसमें किसका उल्लेख है दोस्तों? नगर पालिकाओं, पंचायती राज के बाद नगर पालिकाओं को संवैधानिक मजबूती। यहां पर पंचायती राज को संवैधानिक मजबूती। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मजबूती, यहाँ पंचायती राज यानी पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक मजबूती दी गई। ये आपके 74वें संविधान संशोधन से जुड़ा दोस्तों, ध्यान रखना थोड़ा सा ये तथ्य और ध्यान रखना। 74वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक जो मजबूती मिली वो 73वें से, और पंचायत जो 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिकाएं हैं इनको जो संवैधानिक मजबूती मिली वो कौन से है? 74वें संविधान संशोधन से। तो पहले दोस्तों आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है वो है संविधान की अनुसूचियां, और अनुसूचियों के बारे में मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में 12 है। अनुच्छेद अलग है, भाग अलग है और अनुसूचियां अलग है। मैंने आपको उदाहरण से समझाया। ज्योग्राफी की जैसे कोई बुक है उसमें जो चैप्टर है वो भाग है, पृष्ठ है 1 से 8, जैसे कोई उदाहरण दिया 1 से 8 तक का वो है आपके अनुच्छेद, और अलग से किसी सारणी में दे रखा है तो वो है जैसे समझ के तौर पर अपन ने देखा था अनुसूचियां। तो ये सब अलग अलग है। 12 अनुसूचियों का अपन ने अध्ययन किया। ये इंपॉर्टेंट है 11वीं और 12वीं। 11वीं पंचायती राज को संवैधानिक मजबूती और 12वीं नगर पालिकाओं को संवैधानिक मजबूती।
ठीक है प्यारे दोस्तों, हमारे अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब ऐप को, यूट्यूब जो हमारा चैनल है और ऐप को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।